बात होगी सबसे पहले आज ईएलएसएस में निवेश को लेकर। और हम सब जानते हैं कि अगर आपको टैक्स सेविंग का फ़ायदा उठाना है और ऐसे में अगर आप कोई इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट चाहते हैं तो इस पूरी कैटेगरी में, यानी इस पूरी टैक्स सेविंग कैटेगरी में अगर आपके पास एक विकल्प है तो वो है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। और किस तरह से इसमें निवेश के फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, कहाँ ये ईएलएसएस स्कीम्स निवेश करती हैं, कैसे टैक्स सेविंग के साथ साथ आपको रिटर्न कमाने का भी मौका मिलता है, इस पर बात करते हैं। और हमारा फोकस आज होगा डीएसपी टैक्स सेवर पर। रोहित सिंघानिया, को हेड इक्विटीज डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और साफ तौर से हम ईएलएसएस कैटेगरी पर आज आपसे बात करने वाले हैं, जहां पर हम जानते हैं कि टैक्स सेविंग के साथ साथ कमाई का भी बेहतरीन विकल्प है। तो किस तरह से इसका चुनाव करना चाहिए और कैसे 31 मार्च से पहले अगर आपको कोई इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट चाहिए तो ईएलएसएस एक बेहतर विकल्प है। अगर आप आज देखें, जो गवर्नमेंट ने एज पर इनकम टैक्स एक्ट में ये सुविधा दी है कि ईएलएसएस जो टैक्स सेवर स्कीम होती है उसमें भी एक ऑप्शन है आपको 1.5 लाख रुपया साल का इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज आप जो भी कोई कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को एक बीट कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगले 3 साल में आप क्या रिटर्न बना सकते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री देखें ये ईएलएसएस एज अ बास्केट ऑफ फंड्स की, तो इन्होंने जो बाकी सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि पीपीएफ हैं, बैंक्स के टैक्स सेविंग डिपॉजिट्स हैं, एएलएसएस स्कीम से उन सबको बीट किया है। तो आई थिंक ये एक इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन मुझे समझ में आता है। टैक्स भी बचाएं और उसमें अपनी ग्रोथ भी बनाएं। रोहित, ये बताएं कि अगर हम आपके फंड की बात करें तो किस तरह से आपने अपने एलोकेशन को डिवाइड किया हुआ है, कहाँ कहाँ आपका एक्सपोजर है, कुछ रणनीति बताएं आपके फंड को लेकर। अगर हम हमारा डीएसपी का टैक्स सेवर स्कीम देखें तो आज के दिन हमारा सबसे ज्यादा ओवरवेट है फाइनेंशियल सेक्टर्स में, जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसी और थोड़ी बहुत इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इंडिया में और अब्रॉड में मेडिसिन बेचती हैं। ऑटो ऑटोमोबाइल ऑटो ओईएम्स जो गाड़ियां बनाती हैं, और ऑटो एंसिलरीज जो गाड़ियों के पार्ट्स बनाते हैं। यूटिलिटी कंपनीज हैं जो गैस यूटिलिटीज हैं और कोल फायर पावर प्लांट्स हैं। सीमेंट। ये देखिए तो आप ये 4-5 सेक्टर हमारे ओवरवेट हैं आज के दिन, और इस पोजीशन में आई थिंक पिछले काफी टाइम से हमारी ये पोजीशन रही है। रोहित, ये बताएं हमें, ईएलएसएस फंड में लोग ज़्यादातर टैक्स सेविंग के लिए ही निवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए किसी भी ईएलएसएस स्कीम में, ये बताएं। तो देखिए ईएलएसएस अभी क्या है, सिंस आपको एक गवर्नमेंट ने आपको इसमें कह दिया है कि आपको 1.5 लाख रुपए आप टैक्स बचा सकते हैं, तो जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ईएलएसएस को एक खाली टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की जैसे देखते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी जो ईएलएसएस स्कीम होती है इट्स लाइक एन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, राइट। तो इन्वेस्टर को उसके हिसाब से देखना चाहिए। हमारे भी 90% इन्वेस्टर्स हैं, वो टैक्स बचाने के लिए स्कीम में पैसा डालते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ कि ये एक ऐसी स्कीम है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, तो आप हाँ वो 1.5 लाख देख के डालिए, बट यू कैन इन्वेस्ट इट विदाउट द टैक्स एंगल ऑल्सो, बिकॉज इसमें एक तो 3 साल का क्लोज एंडेड पीरियड रहता है। तो एज एन इन्वेस्टर, जब नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं ना, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो मार्केट में, समझो। तो इन्वेस्टर को वो टाइम भी मिलता है कि 3 साल तक वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ही लर्न्स द साइकिल्स। तो आई वुड से यस, उस स्कीम का नाम है ईएलएसएस। आप टैक्स सेविंग के लिए अपना पैसा डालते हो, but outside that also you should look at these categories. लेकिन रोहित, ये हमें को बताएं कि अगर इस उतार चढ़ाव के माहौल को हम देखें तो किस तरह से निवेशकों को निवेश का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से आपने निवेशकों के पैसों का भी ख्याल रखा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि उतार चढ़ाव भरे माहौल में आप इस तरह की रणनीति बनाएं जहां पर कम से कम घाटा हो निवेशकों को, और अगर मुनाफा कम हो तो कम से कम उनका जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। आपकी तरफ से रणनीति कैसी बनी है? जो मुझे समझ में आता है उसमें हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आज के दिन काफी सवाल निवेशकों के दिमाग में है कि भाई रशिया का वॉर 1 साल से ज्यादा हो गया है, क्या हो रहा है। सब लोग यूएस में रिसेशन की बात कर रहे हैं, आएगा कब आएगा, क्यों आएगा।
अब देखिए ये सब चीजें हमारे भी दिमाग पे रहती हैं, बट क्या उसका आंसर हमारे पास है कि कब होने वाला है, कैसे होने, वो आंसर नहीं है। हमें क्या ज्यादा समझ में आता है, हमारी कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, कि भाई उसके बिजनेस ड्राइवर्स क्या है, अगले 1 2 3 साल में उनके प्रॉफिट्स कैसे बढ़ सकते हैं। अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो होपफुली शेयर्स में भी अच्छा रिटर्न आएगा उनके। तो उसके ड्राइवर्स हम हर दिन, हर हफ्ते, हर क्वार्टर मॉनिटर करते हैं कि भाई उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, या हमको हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज करना है। देखो दैट वी कैन एनालाइज। और जो रिस्क है वो रिस्क हम दिमाग में रखते हैं। और उसको मैं निवेशकों को एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताना चाहूंगा कि अगर दो कंपनी है, दोनों कंपनी सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, एक कंपनी का फोकस है एक्सपोर्ट मार्केट, एक कंपनी का फोकस है डोमेस्टिक मार्केट। तो आज कहीं मेरे दिमाग में है कि एक्सपोर्ट में थोड़ी अनसर्टनिटीज हैं, यूएस में लोग बाग रिसेशन की बात कर रहे हैं, यूरोप में स्लो डाउन है, तो शायद वो कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं बिके, और जो इंडिया फोकस है उसमें ज्यादा बिके। सो दीज आर द एनालिसिस वी कीप ऑन डूइंग। आपको मैंने बहुत एक माइक्रो लेवल एग्जांपल दिया, पर ये कंटिन्यूस हम करते रहते हैं कि भाई ठीक है, रिटर्न तो हमें इन्वेस्टर्स के लिए बनाना है, लेकिन जो रिस्क है वो हम रिस्क को कैसे हमारे पोर्टफोलियो में मिनिमाइज कर सकें। तो सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि एलएसएस में जब निवेशक पैसे लगाएं तो ये एसआईपी का रास्ता अपनाना चाहिए या लमसम एक और बेहतर विकल्प हो सकता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में पैसे लगाने का। हालांकि क्योंकि अब 31 मार्च से पहले आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो आपके पास लमसम के अलावा और कोई विकल्प फिलहाल बचता नहीं है। ईएलएसएस में भी जैसे हम दूसरे फंड्स के लिए बोलते हैं एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन, बट वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लोग बाग फरवरी और मार्च में ही बात करते हैं ईएलएसएस की। आपको एक, जैसे आप बाकी आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं, आपको वैसे ही करना चाहिए। हर महीने आपका एसआईपी जाना चाहिए। मार्च में आपको भागना नहीं चाहिए कि अभी ईएलएसएस का टाइम आ गया है, टैक्स बचाना है। तो इस कारण क्या होता है, आपके हर मंथली आपका पैसा भी जा रहा है, और अगर जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये बताएं हमें, क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन होता है तो कम से कम आपको 3 साल तक तो अपना निवेश करना ही है अगर आपको फ़ायदा उठाना है, लेकिन क्या उसके बाद भी रोहित स्कीम में पैसे लगाए जा सकते हैं? हमारे काफी इन्वेस्टर्स हैं जो 3 साल से ज्यादा भी इस फंड में रहे हैं, काफी पुराने इन्वेस्टर्स हैं। और बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो खाली टैक्स सेविंग के लिए भी नहीं, लमसम भी पैसा डाल के 1.5 लाख से ज्यादा भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आई वुड से इक्विटी का, और ये कोई भी आप इक्विटी स्कीम की देखिए हिस्ट्री है, जहाँ जितना आप लंबा रहे हैं उतना मुनाफा मोस्टली ज्यादा हुआ है। तो अनलेस आपको पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप पैसा निकाल के अगर बैंक में डालेंगे आप, तो बैंक में जो सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन टू कीप द मनी इन्वेस्टेड। अगर आपको हाँ पैसा चाहिए खर्चों के लिए, अपने आप पे, बच्चों के एजुकेशन वगैरह के लिए, तो अलग बात है। अदरवाइज यू शुड नॉट बी विड्रॉइंग मनी आफ्टर 3 years। आपके फंड की रणनीति क्या होगी अगर जानना चाहेंगे तो? जो हमारा डीएसपी का टैक्स सेवर फंड है, वो एक एक्टिवली मैनेज फंड है। सभी चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न बने, बट उसमें हम क्या रिस्क ले रहे हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं मेरे दिमाग में वो भी चलता है कि भाई रिटर्न, खाली रिटर्न के पीछे मत भागो, उसके पीछे क्या रिस्क है उसकी भी जानकारी रखो। ईएलएसएस में जहाँ तक जो इन्वेस्टर जो फर्स्ट टाइम आते हैं, उनको ज्यादा, जो मेरा मानना है कि दे डोंट नो मच अबाउट इक्विटीज। फर्स्ट लोग पैसा डाल रहे हैं कि थोड़ा टैक्स बचेगा। तो अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा होएगा तो वही समझेंगे भाई कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो दिस इज हाउ वी मैनेज द फंड, इट इज एक्टिवली मैनेज। इन्वेस्टर्स का रिस्क हम दिमाग में रखते हैं कि क्या रिस्क हम ले रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज में क्या गलत हो सकता है हमारे डिसीजन में। चलिए, तो यहाँ पर टैक्स बचाने का और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से देखा जाए तो एलएसएस को आप कंसिडर कर सकते हैं। रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बारीकियाँ आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि हम